Hello viewers, our today's topic is plant growth regulator auxin. Auxin is the first plant hormone that was discovered by the Frisch Wendt as a growth promoting chemical in the tip of oat or Avena sativa coleoptiles. Because the chemical isolated by the Wendt promoted the elongation of the coleoptile, that's why it is named as auxin. Because जो auxin word है that is a Greek word और उसका English meaning है to increase. तो auxin का जो काम है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, सेल का जो इलोंगेशन है उसको सेल इलोंगेशन करता है, सेल का जो इंक्रीज करता है साइज. तो दैट्स वाई इसके जो फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया था ऑक्सिन. फर्स्ट टाइम जो ऑक्सिन का कंसेप्ट आया था दैट वाज फ्रॉम द डार्विन्स एक्सपेरिमेंट. डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था फोटोट्रोपिज्म पे, जो कि उसने अपनी बुक है द पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स. उसमें क्या था कि जो एक उसने प्लांट को रखा और उसको यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड की, और यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड की तो जिस साइड से जो लाइट आ रही थी प्लांट ने उसी साइड बेंड करना शुरू कर दिया. तो जो उसका कोलियोप्टाइल था वो उसी साइड बेंड हो गया. तो डार्विन ने उससे आइडिया लगाया कि इसका जो कोलियोप्टाइल है, जो टिप है, उसमें कुछ सिंथेसाइज हो रहा है और वो नीचे ट्रांसलोकेट हो रहा है और जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है. मीन्स उस टाइम तक उसको ये आइडिया नहीं था कि किसकी वजह से हो रहा है ये. तो बस उसने क्या था स्टडी किया उसको. तो इट मीन्स फ्रॉम दैट मूवमेंट ऑफ प्लांट, दैट फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, ही कंक्लूडेड दैट व्हेन सीडलिंग्स आर फ्रीली एक्सपोज्ड टू ए लेटरल लाइट, some influence is transmitted from the upper to the lower part causing the later to the bend. कि upper से lower part में कुछ है something that is, कोई सिग्नल है, कोई हार्मोन है या कुछ भी है जो कि ट्रांसमिट हो रहा है और उसको बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन. तो जो ऑक्सिन एग्जिस्टेंस में आया उसके जो फर्स्ट प्रपोजल दिया था दैट वाज बाय द डार्विन इन हिज बुक द पावर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट. उसके अंदर क्या था कि उन्होंने इस टाइप से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए. जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में से क्या किया कि जो टिप है उसको रिमूव किया और यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड की. तो जो टिप को रिमूव करने के बाद अगर उसको यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड की तो उसमें बेंडिंग शो नहीं हुई. उसके बाद जो टिप है उसको, टिप इज कवर्ड बाय द ओपेक कैप. तो जो टिप है उसको ओपेक कैप से कवर कर दिया. तो टिप ओपेक कैप से कवर किया तो उस टाइम उसमें कोई बेंडिंग नहीं हुई जब यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड की. दूसरे थर्ड केस में क्या किया कि जो टिप है उसको ट्रांसपेरेंट कैप से कवर कर दिया. तो ट्रांसपेरेंट कैप थी तो लाइट इसमें से जाएगी. तो उस टाइम अगर उसको यूनिलेटरल लाइट प्रोवाइड की तो वो लाइट की साइड उसने बेंडिंग शो की. फोर्थ एक्सपेरिमेंट में टिप को ना कवर करके उसने जो बेस है उसको एक ओपेक शील्ड से कवर कर दिया कि जो लाइट को पास ना होने दे. बट उस टाइम भी क्या है, जो बेंडिंग थी, उसने जो कोलियोप्टाइल था उसने बेंडिंग शो की. तो इट मीन्स क्या है, कुछ भी जो बेंडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, इस टिप में हो रही है और वही नीचे मूव कर रहा है जिसकी वजह से ये बेंडिंग हो रही है. तो इस एक्सपेरिमेंट से डार्विन ने कंक्लूड किया कि कुछ स्टिमुलस है दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अपर टू द लोअर पार्ट एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ द कोलियोप्टाइल. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था पीटर बॉयसन एंड जेनसन that was conducted in 1910. At that time, material nature of the hormone was first conclusively demonstrated by the Dane. He attributed to the fact that stimulatory effect can diffuse through the gelatin and is a type of soluble material. Boyson and Johnson ने 1910 में जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने दो मटेरियल यूज किए थे, जिलेटिन एंड मिका. तो उसके अंदर जब उसने जिलेटिन जो कैप थी और जो कोलियोप्टाइल था उसके अंदर जिलेटिन पीस को इंसर्ट किया, जिलेटिन से उन दोनों को सेपरेट किया, तो उस टाइम उसको लाइट प्रोवाइड की, यूनिलेटरल लाइट, तो उसने बेंडिंग शो की. तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कि जो भी मटेरियल इसमें सिंथेसाइज हो रहा है बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जिलेटिन से डिफ्यूज कर सकता है. उसने प्रूफ किससे हुआ, क्योंकि जो मीका की प्लेट रखी उसने तो उस टाइम पे इसने बेंडिंग शो नहीं की. तो इट मीन्स जो टिप में मटेरियल है वो मीका से डिफ्यूज नहीं हो सकता. लेटर ऑन इसी ने जब उस पर ट्रांसवर्स सिल्ट मेट किया 1911 में, बॉयसन एंड जॉनसन ने ही 1911 में, तो उन्होंने एक मीका पीस लिया. मीका पीस को उन्होंने इंसर्ट किया अपोजिट साइड में, जैसे इस साइड से लाइट आ रही है तो इस साइड अपोजिट साइड में हाफ रीजन में उसने मीका प्लेट को इंसर्ट किया और उस टाइम उसको लाइट प्रोवाइड की. तो देखा कि उसमें जो बेंडिंग थी वो शो नहीं हुई.
उसके अलावा दूसरा जो सेट बनाया उसने, उसमें क्या किया कि जो मीका का इंसर्ट करना था वो उसी साइड इंसर्ट किया जिस साइड से लाइट आ रही थी। तो उस टाइम उसमें बेंडिंग शो हुई। क्यों? क्योंकि जो भी सिंथेसिस हो रही है वो शेडेड रीजन में हो रही है, और शेडेड रीजन में जो सिंथेसिस होगी उसकी वजह से सेल इलोंगेशन होगा। जबकि अगर यहाँ पे मीका प्लेट है तो यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रहा है हार्मोन, उसको नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया इट वाज दैट द स्टिमुलस फॉर द बेंडिंग पासेस डाउन द डार्क साइड ऑफ द कोलेप्टल। में जो डार्क साइड है वहीं से सिग्नल पास हो रहा है, क्योंकि अगर वहां का प्लेट लगाई तो वो सिग्नल को पास नहीं होने देगी। तो इस वजह से क्या है, जो डार्क साइड है उसी साइड जो सिग्नल है वो नीचे की साइड डिफ्यूज हो रहा है, और वही रिस्पॉन्सिबल है इसकी बेंडिंग के लिए भी। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द पाल इन 1919। उसने क्या एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट किया कट टिप्स का, कि जो टिप है उसको रिमूव किया और फिर उसको वन साइड मींस वन साइड रखा उसके। अगर वन साइड रखा तो जो ग्रोथ कर्वेचर डेवलप विदाउट ए यूनिलेटरल लाइट, कि अगर लाइट का स्टिमुलस भी नहीं दे रहे हम फिर भी क्या है उसमें बेंडिंग हो रही है। तो जो वो बेंडिंग है वो किसकी वजह से हो रही है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, कि अब जो ये पोर्शन है सिर्फ इसी में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पोर्शन में नहीं हो रहा। तो लाइट क्या करती है, वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है ऑक्सीजन का, तो उसकी वजह से क्या है बेंडिंग होती है। तो अगर हम बिना लाइट के भी एसिमेट्रिकली उसको कैप को रखते हैं तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल होगा और वो कर्वेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। In last, FW went in 1926 successfully discovered and isolate this growth substance. Went ने ही 1926 में इसको isolate किया था from the Avena sativa coleoptile tips, and Kogel and Hagen gave it the name auxine. वेंट ने क्या किया, जो एक्साइज टिप थी कोलेप्टाइल की उसको एगार ब्लॉक पे रखा, और एगार ब्लॉक पे रखा तो उसमें क्या है, जो उसके अंदर ऑक्सीजन हार्मोन थे वो एगार ब्लॉक में आए। इस चीज को उसने प्रूव करने के लिए क्या क्या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सेटअप अरेंज किए। फर्स्ट कंट्रोल जिसमें से उसने टिप को रिमूव कर दिया, सेकंड टिप रिमूव करने के बाद उसमें नॉर्मल अगार ब्लॉक को, क्योंकि हो सकता है कि जो बेंडिंग है वो कहीं ऐसा ना हो कि अगार में ही कुछ ऐसा है जो बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो नॉर्मल जिसमें कोई ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं था, कोई ऑक्सीजन नहीं था, उसको पुट किया। सेकंड में उसने क्या किया कि जो अगार ब्लॉक विद ऑक्सीजन जिस पे टिप रखी थी वो ऑक्सीजन अगार ब्लॉक इसने यूज किया गया। जब वो अगार ब्लॉक यूज किया तो क्या है उसने, और उस टाइम पे उसने लाइट प्रोवाइड नहीं की, तो उस टाइम पे उसमें बेंडिंग नहीं होगी क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहा। उसी अगार ब्लॉक को इसने एसिमेट्रिकल रखा फिर, तो जिस साइड उसने अगार ब्लॉक रखा उससे अपोजिट साइड में बेंडिंग शो हुई। जैसे इस साइड अगर उसने राइट साइड में अगार ब्लॉक को रखा तो लेफ्ट साइड बेंडिंग हुई, लेफ्ट साइड में रखा तो राइट साइड में हुई। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो उसी साइड बेसिपिटली मूव कर रहा है, नीचे की साइड मूव कर रहा है जिस साइड अगार ब्लॉक रखा है, और जिस साइड वो मूव कर रहा है वहीं पे वो सेल को इलोंगेट कर रहा है, जो कि बेंडिंग के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द FW वेंट, और आइसोलेट किया, और दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द ऑक्सीजन। डिफरेंशियल सेल ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन मूवमेंट टू द शेडेड साइड। अब ये जो मूवमेंट हो रही है उसकी लाइट की साइड मूवमेंट हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशियल सेल ग्रोथ है, कि जो सेल ग्रोथ है उसमें डिफरेंस आ जाता है। जो डार्क साइड में सेल है वो इलोंगेट हो जाती हैं, और जो लाइट की साइड है वो इलोंगेटेड इतना नहीं होती, उनकी ग्रोथ में डिफरेंस आता है। जो डार्क साइड में वो ज्यादा इलोंगेट हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लाइट साइड। और वो किसकी वजह से होता है, जो लाइट है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इफेक्ट करती है, तो जो डार्क एरिया वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लाइट साइड, तो उसकी वजह से जो डार्क साइड है वहां पे सेल इलोंगेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लाइट साइड। और अगर इस साइड सेल ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये बेंड करना शुरू कर देगा अपोजिट साइड में। तो ये यहाँ पे इसमें शो भी किया हुआ है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन ऑन द ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन होगा शेडेड साइड में, और उसकी वजह से बेंडिंग पैटर्न को ये शो करेगा। दिस इज द समरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन ऑक्सीजन रिसर्च।
नेक्स्ट इज बायोसिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीन। मेन जो प्राइमरी साइट्स होती हैं ऑक्सीजन सिंथेसिस की, दैट आर द शूट एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीव्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स एंड सीड्स। जो ग्रोइंग मेरिस्टेम्स होते हैं या जो एनलार्जिंग ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे फ्रूट एनलार्ज कर रहा है या बर्ड्स जो है वो नई बन रही हैं, दैट ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीन्स। जो शूट एपेक्स है दैट इज प्रोड्यूसिंग मच मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द रूट एपेक्स। एपिकल बर्ड्स सिंथेसाइज मोर ऑक्सीजन देन द लेटरल बर्ड्स। जो एपिकल बर्ड्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन सिंथेसाइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लेटरल बर्ड्स। और इसी वजह से जब भी हमें किसी प्लांट को बुशी बनाना हो तो हम उसको ऊपर से कट कर देते हैं, जैसे हेज की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, जो एपिकल बर्ड में ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है और उसके कंपेरेटिवली जो लेटरल बर्ड्स है फिर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और प्लांट बुशी हो जाता है। डेवलपिंग सीड्स कंटेन मोर ऑक्सीजन देन मैच्योर्ड सीड। जो सीड्स डेवलप करेंगे उनमें ज्यादा ऑक्सीजन होता है और वही फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है एज कंपेयर टू द मैच्योर्ड सीड्स। वेरियस नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन आल्सो नोन एज, देर आर बोथ नेचुरल अकरिंग एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन आर इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड। Indole 3 acetic acid IIA is a principal naturally occurring oxygen in the plants. Most जो अमाउंट है मोस्टली वो IIA की फॉर्म में मिलता है प्लांट्स में। There are more than 200 oxygen analog with different chemical structure to have the common oxygen activity. Means वो ऑक्सीजन नहीं है exactly, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सीजन से सिमिलर करती है, उनकी जो बट स्लाइटली सा डिफरेंस होता है केमिकल स्ट्रक्चर में। उनकी जो ऑक्सीजन एक्टिविटी है वो भी कॉमन है। The only common feature shared by these compounds are an unsaturated planar aromatic rings and carboxyl side chain। जो इनमें सिमिलरिटी होती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एनालॉग्स में, तो वो होता है एक तो अनसैचुरेटेड रिंग्स होती हैं एरोमेटिक रिंग्स और एक कार्बोक्सिल साइड चेन जो कि ऑक्सीजन में प्रेजेंट होती है। इंट्रासेलुलर आईआईए इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर जो आईआईए है वो क्लोरोप्लास्ट और साइटोसोल दोनों में प्रेजेंट होता है। इन प्लांट्स आईआईए अकर इन बोथ कंजुगेटेड एंड फ्री फॉर्म्स, और मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कंजुगेटेड फॉर्म में होता है। इट हैज बीन फाउंड टू बी कंजुगेटेड टू बोथ हाई एंड लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड। कि जो कंजुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है, या लो मोलिकुलर जो ग्लूकोसाइड्स या ग्लूकोज है उनकी फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। आईआईए कंजुगेट आर located exclusively in cytosol. There are multiple pathways for the biosynthesis. जो फ्री फॉर्म में है उसमें बोथ क्लोरोप्लास्ट और साइटोसोल दोनों में प्रेजेंट होता है, बट अगर वो कंजुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द साइटोसोल। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन जहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं और जहाँ पे वो इफेक्ट शो कर रहे हैं उनकी जो मूवमेंट है वो किस टाइप की होती है। तो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है दैट इज स्ट्रिक्टली बेसिपिटल, मीन्स अपेक्स टू बेस, अपवर्ड पोजिशन से डाउनवर्ड पोजिशन में होगा। दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट। जो कोलियोप्टाइल जो ओट कोलियोप्टाइल है उसके थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके देखा गया, तो उससे भी यही पता चला। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट शो किया गया बेसिपिटल मूवमेंट के लिए, टिप को नॉर्मल ओरिएंटेशन में रखा, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है उसको ऊपर, जो नीचे वाला है नीचे, और उसको अगार ब्लॉक पे रखा गया। तो जो ऊपर अगार ब्लॉक था उसके अंदर किसी टाइप का जो कंसंट्रेशन है वो नहीं मिला है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन मिला ऑक्सीजन का। और जो नीचे जो ब्लॉक है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का दैट वाज कंपैरेटिवली हाई। इसी जो कोलियोप्टाइल था इसको इन्वर्टेड कर दिया। भी हो सकता है कि ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से वो नीचे आ गया हो यहाँ पे, तो इसका एक्सपेरिमेंट इनवर्स ओरिएंटेशन में भी किया गया कि जो टिप था रीजन था उसको नीचे रखा गया और जो वो रीजन था उसको ऊपर रखा गया, बेसल रीजन को। तो उसमें देखा गया जब फाइनली उसमें, तो जो फाइनल अगार ब्लॉक था उसके अंदर किसी भी टाइप का जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम कंसंट्रेशन थी, नेग्लिजिबल टू बी अबाउट। तो इस दोनों एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि जो मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का दैट इज फ्रॉम बेसिपिटल टू द दैट इज फ्रॉम अपेक्स टू द बेस। थैंक्स।